मधु जब भी अपने बच्चे को दूध पिला रही होती तो उसका देवर अक्सर उसके पास आ जाता था और सिर के ऊपर खड़ा हो जाता था। मधु कभी कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका था और अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके देवर के कंधों पर थी। वह देवर दिखने में बहुत आकर्षक और संवेदनशील था, लेकिन मधु ने हमेशा रिश्तों की मर्यादा का पूरा सम्मान किया। उसने कभी भी अपने और उसके बीच की सीमाएं लांघने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने आप को हमेशा पीछे रखा। एक रात जब दोनों घर पर अकेले थे और मधु अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तब उसका देवर कमरे में आया। उसने धीरे से बच्चे को मधु की गोद से उठाया और अपने हाथों में लिया और फिर मधु बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता को देखकर उसके माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे कि कहीं कोई उसकी खूबसूरती का गलत फायदा न उठाए। इसी कारण उन्होंने जब मधु 18 साल की हुई तो उसके लिए रिश्ता देखने शुरू कर दिए। लेकिन मधु जल्दी शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके दिल में पहले से ही किसी के लिए जगह बन चुकी थी। मधु विक्की से प्यार करती थी और चाहती थी कि वही उसका जीवन साथी बने, लेकिन उसके माता पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। विक्की एक साधारण परिवार से था और आर्थिक तौर पर कमजोर लगता था, जबकि मधु के माता पिता उसके लिए एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार का लड़का तलाश रहे थे। मधु के पिता सख्त स्वभाव के थे और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि यदि मधु ने विक्की से शादी की तो उसके लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर विक्की के परिवार वाले इस शादी से बहुत खुश थे। विक्की की मां हमेशा कहती थी कि प्यार करना कोई गलती नहीं होती। विक्की के परिवार में बस उसकी मां, एक छोटा भाई और वह खुद रहता था। मधु चाहती थी कि उसकी शादी दोनों परिवारों की सहमति से हो, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाया। आखिरकार मधु ने परिवार की नाराजगी के बावजूद विक्की से शादी कर ली। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने प्यार से उसे समझाया, कभी घबराना मत, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर मधु जानती थी कि उसके पिता इतने आसानी से मानने वाले नहीं थे। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसकी शादी उसके पिता जल्द से जल्द करना चाहते थे। मधु के इस फैसले की वजह से अब उसकी बहन की शादी में भी मुश्किलें आ सकती थीं। मधु ने सोचा था कि विक्की से शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी का दिन जैसे किसी सपने की तरह था। पूरे घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था, हर कोना खुशियों से महक रहा था। मधु बेहद सुंदर लग रही थी और विक्की की मां ने उसे अपनी बेटी की तरह हर रस्म निभाते हुए विदा किया। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन मधु के मन में कहीं न कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी थी। हर लड़की की तरह उसके मन में भी कई सवाल थे, मगर वह बार बार खुद को यही कहती रही, जो भी होगा अच्छा ही होगा। विक्की का परिवार भले ही साधारण था, लेकिन उनके व्यवहार में सच्चाई और स्नेह था। ससुराल पहुंचते ही उसकी सास और देवर ने मधु का बेहद आत्मीयता से स्वागत किया। शादी का शोर अब थम चुका था और वह घड़ी आ गई थी जिसका हर नवविवाहिता को बेसब्री से इंतजार होता है। मधु के दिल में भी कई सपने पल रहे थे। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ी, उसकी सास ने उसे हल्के से रोका और एक दूध का गिलास पकड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, बिटिया, ये शुभ होता है, जब विक्की आए तो तुम दोनों साथ में पी लेना। मधु ने शर्माते हुए सिर हिलाया और गिलास को दोनों हाथों से पकड़कर धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में हल्की रोशनी थी, चारों ओर गुलाब और चमेली के फूलों की महक फैली हुई थी। मधु ने दूध का गिलास धीरे से टेबल पर रखा और घूंघट निकालकर बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठ गई। भले ही उसकी शादी लव मैरिज थी, लेकिन आज का यह पल किसी अजनबी एहसास की तरह था। दिल की धड़कनें तेज थीं और हाथों की उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। शादी से पहले दोनों घंटों बातें किया करते थे, लेकिन आज जैसे उन तमाम बातों पर चुप्पी की चादर पड़ गई हो। तभी दरवाजा धीरे से खुला। विक्की कमरे में आया और उसकी एक झलक ने ही मधु के दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। माथे पर हल्का पसीना था और नजरें नीचे झुकी हुईं। विक्की मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और बिस्तर के एक कोने पर बैठ गया। उसने बहुत ही नरमी से मधु का हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, मधु, इतनी घबराई क्यों हो? मधु ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ नजरें उठाईं। विक्की ने उसके हाथ को और थामते हुए स्नेह भरे स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें एक वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, यही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और तुम्हारी आंखों में अगर कभी आंसू आए तो वो सिर्फ खुशी के हों। उस पल मधु की घबराहट जैसे कहीं खो गई। मधु ने विक्की की आंखों में गहराई से झांका। वहां उसे उसके लिए एक अनमोल प्यार और सच्ची निष्ठा दिख रही थी। उसकी सारी घबराहट धीरे धीरे पिघलने लगी।
विक्की ने मधु को कसकर अपने गले से लगा लिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे की चादर तले दोनों ने एक दूसरे की बाहों में समेटे हुए दिल की बातें अनकहे ही साझा की। पूरी रात वे एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। सुबह की पहली किरण के साथ दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। मधु की मीठी नींद टूट गई। जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी सास खड़ी थी। मधु बेटा, सुबह हो गई है, जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म है, मेहमान आने वाले हैं। और हाँ, विक्की को भी जगा देना, सास ने प्यार से कहा। सास के जाने के बाद मधु ने दरवाजा बंद किया और धीरे से विक्की को उठाने लगी। लेकिन विक्की अपनी आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए बोला, थोड़ी देर और सोने दो ना, और तुम भी आकर थोड़ा आराम कर लो। इतना कहते हुए उसने फिर से मधु को अपनी बाहों में भर लिया। मधु हल्के से मुस्कुराए और धीरे से बोली, अरे नहीं विक्की, माँ अभी आई थी, हमें जल्दी तैयार होना है। लेकिन विक्की कहाँ मानने वाला था। उसकी शरारती आंखों में वही बचपना और प्यार छिपा था जो मधु हमेशा से पसंद करती थी। उसने एक बार फिर मधु को अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों कुछ और मीठे पल एक दूसरे के साथ बिताने लगे। कुछ देर बाद मधु ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने नहाकर एक सुंदर साड़ी पहनी, बालों में हल्की सी कंघी की, माथे पर बिंदी लगाए और आईने में खुद को देखकर थोड़ा मुस्कुराए। आज वह सचमुच दुल्हन जैसी लग रही थी। विक्की भी तैयार होकर नीचे हॉल में आ गया। मेहमानों की आवाजें अब घर में गूंजने लगी थीं। दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। हर महिला मधु की खूबसूरती की तारीफ करती नहीं थक रही थी। मधु थोड़ी शर्माए, थोड़ी मुस्काए, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका देवर उसे कुछ अलग नजरों से देख रहा है। वह घबरा तो नहीं, पर असहज जरूर हुई। मन ही मन सोचा, शायद पहली बार देख रहा है, इसी कारण गौर से देख रहा होगा। और उसने इस बात को वहीं छोड़ दिया। दिन भर रस्मों, हंसी ठिठोली और प्यार भरे पलों में बीता। शाम होते होते मधु थक गई थी, लेकिन दिल बेहद हल्का और संतुष्ट था। मगर दिल के किसी कोने में मधु को एक अनजाना सा डर सताने लगा था, जैसे कहीं उसकी खुशियों पर कोई काला बादल मंडरा रहा हो। 6 महीने बाद विक्की काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था, लेकिन रास्ते में अचानक एक भयानक हादसा हो गया। उस दुर्घटना में विक्की की मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर सुनते ही मधु की पूरी दुनिया जैसे उजड़ गई। उस इंसान ने, जिसने उससे 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी उसे छोड़कर चला गया। शाम को जब विक्की का शव घर पहुंचा, तो मधु अपने आप को संभाल नहीं पाई। उसकी सास, जो बेटे की तस्वीर हमेशा अपने दिल में संजोए रखती थी, अब फूट फूट कर रोने लगी। मधु के माता पिता भी सब कुछ भुलाकर अंतिम संस्कार में पहुंचे। मधु ने आंसुओं से भरे हुए शब्दों में कहा, पापा, आपकी दुआओं के बिना मेरा ये सफर पूरा नहीं हो सकता था, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। माँ ने मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, माँ बाप नाराज हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए दिल से कभी बुरा नहीं सोचते। जो हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। मधु की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसकी दुनिया एक पल में बदल गई थी। समय जैसे थम गया था। इस भारी माहौल में एक हफ्ता और बीत गया। एक दिन मधु के मम्मी पापा फिर से उससे मिलने उसके ससुराल आए। मधु अपने कमरे से बाहर निकली, मन में एक अजीब सी बेचैनी और सूनापन लिए, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मधु की आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। चारों ओर सफेदी और खामोशी फैली थी। पास खड़ी नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मधु की नब्ज चेक की और कोमल स्वर में कहा, मधु, अब आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं। जब डॉक्टर ने माँ बनने की खबर दी तो पहले पल में मधु की आंखों में चमक आ गई। एक नई जिंदगी उसके अंदर पनप रही थी, लेकिन फिर अचानक जैसे किसी ने दिल पर भारी बोझ रख दिया हो। वह सोचने लगी, इस मासूम के सिर पर कभी पिता का साया नहीं होगा। उसके मम्मी पापा भी अस्पताल में पास ही खड़े थे और उनके चेहरों पर मिलीजुली भावनाएं साफ झलक रही थीं। लेकिन जब सास ने ये खबर सुनी तो उसके चेहरे पर गहरा संतोष और स्नेह था। उन्होंने मधु का हाथ थामते हुए कहा, ये बच्चा मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। बेटा अब नहीं है, लेकिन उसकी याद, उसका वंश हमारे बीच रहेगा। तुम्हें अब खुद का और इस बच्चे का बहुत ध्यान रखना है। जब मधु को अस्पताल से घर लाया गया तो उसकी सास ने पूरे दिल से उसका स्वागत किया। उसने उसकी नजर उतारी, माथे पर टीका लगाया और बहुत दुलार से उसे अंदर ले आई, जैसे किसी बहू को नहीं बल्कि बेटी को गले लगाया हो।
इतने दिनों बाद सास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मधु का मन भी धीरे धीरे हल्का हुआ। लेकिन ये सुकून बहुत देर टिक नहीं पाया। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मधु के मम्मी पापा थे। वे आए थे अपनी बेटी को वापस ले जाने। मधु का दिल एक बार फिर उलझ गया। मधु के मम्मी पापा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। तुम्हारे सामने एक लंबा और मुश्किल सफर है जिसे अकेले संभालना आसान नहीं होगा। यही बेहतर होगा कि तुम इस बच्चे को गिरवा दो। हम तुम्हारे लिए फिर से एक अच्छा रिश्ता तलाश कर देंगे जिससे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। मधु की सास का चेहरा ये बात सुनते ही मुरझा गया। वह भावुक होकर बोली, ये बच्चा मेरे बेटे की आखिरी याद है। मधु, इसे कभी मत गिराना। अपने सास के इस प्यार को देखकर मधु के दिल में अपने बच्चे के लिए ममता की आग जग गई। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी। भले ही विक्की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी मैं इस बच्चे के सहारे जीऊंगी। मधु की यह बात सुनकर उसके पापा का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने कड़वे लहजे में कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें जिंदगी की सच्चाई का पता नहीं। अकेली महिला के लिए इतने छोटे बच्चे को पालना, उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता है। तुम ये सब अकेले कैसे कर पाओगी? तभी मधु की सास ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, समधी जी, आप मधु की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर मैं मधु की शादी अपने छोटे बेटे करण से करवा दूंगी। ये बात सुनते ही मधु एकदम ठिठक गई। ये सब सुनकर मधु के मम्मी पापा को जैसे कुछ राहत मिली। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मधु की ओर मुड़कर कहा, अगर करण सचमुच मधु को अपनाने को तैयार है और उसे खुश रख सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मधु के पापा ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, हमेशा मजबूत रहना बेटी। अब तेरी किस्मत फिर से एक नई राह पर है। फिर वे उसे आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गए। मधु चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहां बैठकर उसने अपने पति विक्की को याद किया। सोचती रही, काश वो आज जिंदा होता तो अपने आने वाले बच्चे की खुशखबरी सुनकर कितनी खुशी से झूम उठता। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब मधु के लिए सिर्फ अपने बच्चे की खातिर ही जीना था। इस सोच के साथ अगले दिन से उसने खुद का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह संतुलित और पौष्टिक भोजन करने लगी और रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करती। विक्की की मौत के बाद घर का सारा खर्चा अब मधु के देवर के जिम्मे था। उसका देवर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी आय भी अच्छी थी। फिर भी मधु और उसके देवर के बीच बातचीत बहुत कम होती थी क्योंकि वह अपने काम में हमेशा व्यस्त रहता था। अपने देवर को देखते हुए कई बार मधु के मन में सवाल उठता था, क्या वह कभी उससे शादी करेगा? लेकिन फिलहाल मधु के दिल में उसके लिए कोई खास एहसास नहीं था। वह तो बस इस शादी को अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक मजबूरी समझ रही थी। प्रेगनेंसी के दौरान उसकी सास पूरी तरह से उसकी सेवा में लगी रही। मधु से घर का कोई भी काम करवाया नहीं जाता था, वह सिर्फ आराम करती रही। दिन महीने गुजरते गए और 9 महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार मधु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस नन्हे चेहरे को देख उसकी सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह इस खुशी में आस पड़ोस में मिठाइयां बांटती रही जैसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा मिला हो। जब मधु को अस्पताल से घर लाया गया तो उसकी सास ने उसका और उसके बेटे का भव्य स्वागत किया। वारिस के जन्म की खुशी से पूरा घर रोशन हो उठा था। मधु के मम्मी पापा भी अपने पोते से मिलने उसके ससुराल आए थे। वे अपने साथ बेटे के लिए कई खिलौने और खूबसूरत कपड़े लेकर आए थे। ये देखकर मधु का दिल खुशी से भर गया। वह उन चीजों को देखते हुए विक्की की याद में खो गई। मधु सोचने लगी, काश विक्की आज जिंदा होता तो अपने बेटे के लिए भी ऐसे ही प्यार और तोहफे लेकर आता। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मधु के मम्मी पापा ने उसकी सास से कहा, अब जब मधु की डिलीवरी हो चुकी है तो जैसा आपने कहा था, अब आपको अपने छोटे बेटे करण की शादी मेरी बेटी से करवा देनी चाहिए। ये सुनकर मधु की सास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपना वादा याद है। मैं जल्द ही दोनों की शादी का इंतजाम करवा दूंगी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन मधु के दिल में एक अनकहा डर अब जगह बनाने लगा था। उसे अक्सर ये सोच सताने लगी कि कहीं करण इस शादी के लिए मना न कर दे। उसने कभी करण के मुंह से इस बारे में कोई बात नहीं सुनी थी, न कोई इशारा, न कोई पहल। अगर करण पीछे हट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे और मेरे बेटे को अपनाएगा? ये सवाल अब उसकी नींदें छीनने लगे थे। एक रात जब मधु प्यास लगने पर उठी तो उसे गलियारे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी।
वह धीरे धीरे चलकर अपनी सास के कमरे के पास पहुंची। वहां से अंदर बात करने की हल्की आवाज आ रही थी। उसने खुद को रोका नहीं, दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगी। अंदर उसकी सास करण से गहरी बात कर रही थी। करण, मैं चाहती हूँ कि अब तू मधु से शादी कर ले। ये वही लड़की है जिसने इस घर को संजोए रखा है और अब वो हमारे बेटे की आखिरी निशानी को जन्म दे चुकी है। करण का स्वर कुछ पल शांत रहा, फिर वह कहने लगा, माँ, आप जानती हैं कि मैं मधु को हमेशा से अपनी भाभी मानता आया हूँ। मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा। आप मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकती हैं? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तेरी तकलीफ समझ आती है बेटा, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ अपनी सोच से ऊपर उठकर अपनों की भलाई के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। मैं तेरे लिए नहीं, उस बच्चे के लिए कह रही हूँ जो अब तेरा भतीजा नहीं, तेरा जिम्मा है। दरवाजे के उस पार खड़ी मधु के पांव जैसे जमीन में धंस गए। मधु की सास की आवाज अब धीमे से कांपने लगी थी। वह अपने बेटे से लगभग विनती करती हुई बोली, करण, अगर तुमने उसे नहीं अपनाया तो वो इस घर से चली जाएगी, अपने मम्मी पापा के पास, अपने बच्चे के साथ। और मैं क्या जवाब दूंगी उन लोगों को जिनसे मैंने वादा किया है कि मैं मधु की फिर से एक इज्जतदार जिंदगी बनाऊंगी। वह अपने बेटे के सामने बेबस होकर कहने लगी, करण बेटा, मान जाओ। ये सिर्फ शादी नहीं है, ये तुम्हारे भाई की आखिरी निशानी को एक पिता का नाम देने की बात है। क्या तुम नहीं चाहते कि विक्की के बेटे को वो छांव मिले जो उसे उसकी किस्मत ने नहीं दी? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिले? करण चुप रहा। वो बस सिर झुकाए बैठा रहा, जैसे उसकी भावनाओं में कोई तूफान चल रहा हो। दरवाजे के बाहर खड़ी मधु ये सब सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था। वह जानती थी कि सास का हर प्रयास उसके और उसके बेटे के लिए था, लेकिन करण की खामोशी उसे तोड़ने लगी। वो बिना कुछ कहे, बिना किसी आहट के वापस अपने कमरे में लौट गई। कमरे में आकर वह बिस्तर के किनारे बैठ गई और अपनी गोद में सोए हुए बेटे को निहारने लगी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। वह अंदर ही अंदर टूटी जा रही थी। आज फिर उसे विक्की की याद ने भीतर तक भिगो दिया था। मधु ने कभी अपने जीवन के लिए कितने सपने देखे थे, लेकिन वे सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह रात भर रोती रही और कब उसकी आंखों को नींद ने पकड़ लिया, पता ही नहीं चला। सुबह जब मधु की आंख खुली तो उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा कि पूरा घर रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। मधु ने अपनी सास से कारण पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम्हारे और करण की शादी है। ये सुनकर मधु के कदम थम गए। वह दम रह गई। उसके मन में सवालों का तूफान उठ गया। रात को जो कुछ सुना था वह क्या था? मगर मधु ने सास से कोई सवाल नहीं किया। मधु की सास ने उसके हाथों में शादी का जोड़ा थमाते हुए कहा, ले बेटा, यह शादी का जोड़ा पहन लो और तैयार हो जाओ। शादी का जोड़ा देखकर मधु का मन फिर से विक्की की याद में डूब गया। वह सोचने लगी, काश विक्की आज भी हमारे बीच होता, लेकिन किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता था। जब मधु तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसकी सास ने उसे मंडप में बैठा दिया। मधु की नज़र जब करण पर पड़ी तो उसने देखा कि करण के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वह चुपचाप सिर झुकाकर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस शादी को मजबूरी समझ रहा हो। लेकिन फिर मधु को याद आया, मैं भी तो इस शादी को मजबूरी में कर रही हूँ। बस एक सादगी और मजबूती के साथ मधु और करण की शादी हो गई। दोनों ने सभी बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और एक नए सफर की शुरुआत की। सास के कहने पर जब मधु करण के कमरे में गई तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस अनजान रात के लिए उसके मन में घबराहट और बेचैनी थी। उसे नहीं पता था कि करण का व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा। मधु धीरे धीरे कमरे में गई और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। वक्त की गति बहुत धीमी लग रही थी। इंतजार करते करते आधी रात के बाद 2 बजे हो गए, लेकिन करण अभी तक कमरे में नहीं आया था। आधे घंटे बाद जब करण कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मधु को जागा देखकर भी कोई बात नहीं की। मधु भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पहले भाभी देवर के रूप में भी उनके बीच बातचीत कम होती थी, लेकिन आज वह पति पत्नी बन चुके थे, फिर भी उनमें उस नए रिश्ते के कोई भावनात्मक रंग नहीं थे। करण बिना कुछ कहे बिस्तर से अपना तकिया लेकर उठ खड़ा हुआ और धीरे से बालकनी की तरफ बढ़ गया, जहां वह लेट गया। करण के ऐसे रवैये से मधु के दिल में एक अजीब सा खालीपन और बेचैनी उमड़ रही थी, पर उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटाई और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। सुबह जब मधु की नींद खुली तो उसने देखा कि करण उससे पहले ही कमरे से निकल चुका था। मधु जानती थी कि करण के लिए इस नए रिश्ते को अपनाना आसान नहीं होगा,
लेकिन वही भी महसूस करती थी कि बिना बात किए हुए इस रिश्ते का कोई हल नहीं निकलने वाला। जैसे ही मधु उठी, उसकी सास बेटे को लेकर आई और उसे सौंपते हुए बोली, रात भर मुन्ना अच्छी नींद सोया था, लेकिन सुबह उठते ही वह रोने लगा है। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद उसे भूख लगी होगी। फिर मधु ने अपने बेटे को गोद में लिया और प्यार से उसे दूध पिलाने लगी। तभी करण कमरे में आया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मधु अपने बेटे को दूध पिला रही है, वह थोड़ा दूर हट गया। शायद करण को शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि इससे पहले मधु कभी इस तरह की स्थिति में उसके सामने नहीं आई थी। करण ने भी मधु को देखकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली, मानो अनजाने में ही वहां आ गया हो। दोनों ही नहीं जानते थे कि उनका रिश्ता कब ठीक होगा और क्या सचमुच उनका साथ कभी मजबूत हो पाएगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। करण धीरे धीरे मधु के बेटे से गहरा लगाव रखने लगा। वह उसके लिए नए नए खिलौने लेकर आता और पिता जैसा स्नेह भी देने लगा। एक रात मधु की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया था। उसी वक्त उसका बेटा भूख से तड़पने लगा और जोर जोर से रोने लगा। मधु ने उसे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाना शुरू किया। तभी करण धीरे धीरे उसके सिर के पास खड़ा हो गया। मधु को उस घड़ी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जब करण वहीं खड़ा रहा और वहां से हटने का नाम नहीं लिया, तो मधु की नजरें उसके चेहरे पर गुस्से से भर गईं। उस गुस्से भरी नजर को देखकर करण ने बिना कुछ कहे मधु से उसका बेटा अलग कर दिया। फिर करण ने जो कहा, उसे सुनकर मधु का दिल जैसे धड़क गया। करण ने धीरे से कहा, मधु, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है। अपनी बीमारी में मुन्ना को अपना दूध मत पिलाओ, वरना उससे उसे भी नुकसान होगा। इतना कहकर करण ने मधु के बेटे को बाहर ले जाकर पाउडर वाला दूध बनाया और प्यार से उसे पिलाने लगा। मधु ने अपनी गलती समझ ली। उसे महसूस हुआ कि करण सच कह रहा था और वह उसके बेटे के लिए कितना परवाह करता है। मधु तुरंत उठी और बाहर आई। उसने देखा करण अपने बेटे की देखभाल कर रहा था। मधु माफी मांगने के लिए करण के पास बढ़ी, लेकिन करण पहले ही गुस्से में उठकर वहां से चले गया था। मधु और करण के बीच की दूरी अभी भी बरकरार थी, पर करण की आज की इस हरकत ने मधु के दिल में यह बात जरूर जगा दी थी कि करण अपने बेटे से दिल से प्यार करता है। करण और मधु की शादी को 1 महीना पूरा हो चुका था, लेकिन दोनों एक ही कमरे में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर थे। करण सोफे पर सोता, जबकि मधु अपने बेटे के साथ बिस्तर पर रहती। एक दिन मधु की सास उसके कमरे में आई और पके हुए चेहरे से बोली, बहू, क्या तुम और करण इस शादी से खुश हो? मधु ने थोड़ा सा सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर सास ने पूछा, क्या तुम्हारे और करण के बीच पति पत्नी का वो रिश्ता बन पाया है? मधु ने अपनी सास की बात का अर्थ समझते हुए धीरे से सिर हिलाकर न कह दिया। ये सुनकर सास ने गंभीर स्वर में कहा, शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन तुम्हारे और करण के बीच अभी तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पाया। ये ठीक नहीं है। मुझे तो उम्मीद थी कि शादी के बाद करण खुद ब खुद तुम्हें समझेगा। आखिरकार तुम दोनों पति पत्नी हो, तो कभी ना कभी इस रिश्ते की शुरुआत करनी होगी और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। ये सब सुनकर मधु के मन में भी एहसास हुआ कि उसकी सास की बातों में कितनी सच्चाई है। उसी रात मधु अपने कमरे में बैठकर बेसब्री से करण का इंतजार करने लगी। जब करण कमरे में आया, तो वह मधु को इंतजार करते देखकर थोड़ा चौंक गया। मधु ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। करण ने गंभीर होकर जवाब दिया, बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। धीमी और कांपती आवाज में मधु ने कहा, कब तक यूं ही चलता रहेगा ये सब? करण, कब तक हम एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे? हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन हमारे बीच अभी तक पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं बन पाया। माँ भी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। मधु की बात सुनकर करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेज आवाज में उसने कहा, मैंने ये शादी सिर्फ माँ के कहने पर की थी, ताकि तुम मुन्ना को उनसे दूर न ले जाओ। मधु ने करण का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश की, करण, हम साथ हैं, चलो मिलकर यह रिश्ता मजबूत करें। लेकिन करण ने झटक कर उसका हाथ छोड़ दिया और कड़वे स्वर में कहा, मधु, मुझसे दोबारा कभी भी मेरा हाथ मत पकड़ना। मैं यह शादी केवल अपने भैया के बेटे के लिए की हूँ, ताकि उसे पिता का प्यार दे सकूं, लेकिन तुम्हारे और मेरे रिश्ते को मैं कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। इतना कहकर करण गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे के पास खड़ी उसकी माँ, जो ये सब सुन रही थी, ने करण का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में ले गई। मधु कमरे में अकेली रह गई। उसकी आंखों से आंसू बेरोक टोक बह रहे थे। काफी देर तक वह यूं ही बैठी रही। आंसुओं को पोंछते हुए उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला किया, अब ये रिश्ता नहीं निभाया जा सकता।
मैं इस बंधन से खुद को और करण दोनों को आज़ाद कर दूंगी। मधु जानती थी कि यह फैसला उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां और चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन अब वह इन सब से लड़ने के लिए तैयार थी। कब रात के 2 बज गए, उसे पता ही नहीं चला। जब करण वापस कमरे में आया तो मधु ने धीरे मगर दृढ़ स्वर में कहा, कल से हम तलाक की प्रक्रिया शुरू करेंगे ताकि तुम इस मजबूरी से आज़ाद हो सको और मैं भी अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी जी सकूं। ये सुनकर करण एक पल के लिए थम गया, जैसे उसके होंठ से निकली बातों ने खुद उसे भी हिला दिया हो। वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे मधु के पास आया, उसे बिस्तर पर बैठाया और खुद उसके पैरों के पास बैठ गया। उसकी आंखों में भी नम आंसू थे। कांपती आवाज में उसने कहा, मधु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जानता हूं कि हमारी शादी कैसी परिस्थितियों में हुई थी। तुम मेरे भाई विक्की की पत्नी थी, मेरी भाभी, इसलिए इस रिश्ते को दिल से अपनाने की हिम्मत मुझ में नहीं जुट पाई। लेकिन मैं सच में कोशिश करना चाहता हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। मधु इस अचानक बदलाव को समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हुआ। तभी उसने देखा कि करण की सास उनके पीछे खड़ी थी। सास ने आगे बढ़कर मधु का हाथ पकड़ा और भावुक स्वर में बोली, मधु बेटा, मेरी भी गलती थी। एक बार करण को मौका दो। मैं वादा करती हूँ कि आगे से तुम्हें किसी भी बात की शिकायत नहीं होगी। करण मधु का मजबूती से थामे हुए कहा, मैं जो भी किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारा भरोसा फिर से जीतना चाहता हूँ। करण की आंखें नम हो आईं। वह अपने दिवंगत भाई विक्की को याद करते हुए बोला, काश आज भाई विक्की जिंदा होते तो शायद ये दिन कभी हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। हम सब खुश रहते। विक्की का नाम सुनते ही मधु की आंखों में भी आंसू छलक आए। उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन जब तक हम पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते, कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो निभा ही सकते हैं। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, हमारी चुप्पी ही हमारे बीच दीवार खड़ी करती रहेगी। इस दीवार को हमें साथ मिलकर ही तोड़ना होगा। ये सुनकर सासू माँ ने मधु के माथे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, खुश रहो बेटा, यही मेरी तुमसे उम्मीद थी। बस मेरे बच्चे खुश रहो और मेरे विक्की की आखिरी निशानी मेरे पास रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। करण और मधु भी दिल में नए अरमान लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अब करण का मधु के प्रति रवैया धीरे धीरे बदलने लगा था। हर दिन वह उससे खुलकर बातें करने लगा और अपने बेटे की देखभाल भी पहले से कहीं ज्यादा प्यार से करने लगा। उनके बीच की दूरी कम होने लगी थी और दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे थे। एक दिन करण ने मधु को बाहर घूमने के लिए बुलाया। जब मधु पहली बार उसकी बाइक पर उसके साथ बैठी तो उसके दिल में एक हल्की सी खुशी और चाहत जाग उठी। करण कभी बाइक को धीरे चलाता तो कभी अचानक गति बढ़ा देता। बीच बीच में अचानक ब्रेक लगाकर मधु को अपने करीब आने पर मजबूर कर देता। मधु ने बाइक के शीशे में करण का शरारती मुस्कुराता चेहरा देखा और समझ गई कि वह ये सब जानबूझकर कर रहा है। मधु ने भी मुस्कुराकर करण को पीछे से कसकर पकड़ लिया। करण के चेहरे पर एक सुकून और खुशी झलक रही थी। दिन भर वे यूं ही साथ साथ घूमते रहे और जैसे जैसे शाम ढलने लगी, वे मन ही मन एक दूसरे के और भी करीब हो गए। घर लौटते समय दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और दिलों में नई उम्मीदें। घर पहुंचते ही मधु ने देखा कि घर बिल्कुल खाली था। बेटे की चिंता उसे बेचैन कर रही थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपने कमरे की ओर भागने लगी। करण पीछे से आवाज लगाता रहा, धीरे चलो मधु। लेकिन चिंता में डूबी मधु अपनी रफ्तार कम नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठी। कमरा फूलों की बहार से लद चुका था। हर जगह रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे। दियों की मध्यम रोशनी से पूरा माहौल रूमानी बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सुहागरात की खास रात हो। ठीक उसी वक्त करण पीछे से आया, मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो ऐसे दौड़ी जैसे कोई अनमोल खजाना खो गई हो। मैं सोच रहा था जब ये सरप्राइज तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी आएगी वो देखना चाहता था, लेकिन तुम तो अकेली ही दौड़ आए। मधु की आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। करण भी हंस पड़ा। दोनों हाथों में हाथ डाले कमरे के अंदर कदम रखे, एक दूसरे की मौजूदगी में खुशी से भर गए। आज की रात खास थी क्योंकि आज फिर दो दिल एक होने वाले थे। कमरे में बैठते ही करण ने मधु से कहा, आज मैं तुम्हें जानबूझकर बाहर घुमाने ले आया था ताकि यह खास सरप्राइज तैयार कर सकूं। मधु की आंखों में खुशी की चमक फैल गई। उसने पूछा, माँ और मुन्ना कहाँ हैं? करण ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने दोनों को मौसी के घर भेज दिया है, वे सुबह तक वापस आ जाएंगे। करण धीरे धीरे मधु के करीब आने लगा, लेकिन मधु ने हल्का सा धक्का देकर उसे दूर कर दिया। उसकी आंखों में झलक रहे इशारों ने करण को समझा दिया कि अभी सब कुछ धीरे धीरे होना चाहिए। उनकी शादी को अब 2 महीने हो चुके थे और आज उनकी जिंदगी में इस रिश्ते की असली शुरुआत होने वाली थी। करण ने जेब से एक सुंदर अंगूठी निकाली और मधु की उंगली में प्यार से पहनाते हुए कहा, मधु, चाहे देर से हो, पर अब मैं इस रिश्ते को दिल से निभाऊंगा। ये अंगूठी मेरा वादा है, मैं तुम्हारे साथ अपनी आखिरी सांस तक रहूंगा। आज के बाद कभी मरने की बात मत करना। मधु की आंखें नम हो गईं। करण अब सब समझ चुका था, विक्की को खोने के बाद मधु फिर किसी अपने को खोने का डर नहीं सह सकती। उसने मधु के आंसू पोंछते हुए कहा, माफ कर दो मधु, मुझसे गलती हो गई। अब कभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा जो तुम्हारी आंखों में आंसू ले आए। गुजरा हुआ वक्त भुलाना आसान नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ, आने वाले हर पल में तुम्हारी आंखों में सिर्फ मुस्कान होगी। मधु की धड़कनें तेज हो चली थीं। करण ने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और कमरे की रोशनी बुझा दी। बड़ी मुश्किलों और तमाम उलझनों के बाद आज उनके रिश्ते ने सच मायनों में एक नई शुरुआत की थी। जहां कभी दूरियां थीं, अब वहां अपनापन था। अब वे इतने करीब थे कि एक दूसरे के दिल की धड़कनें भी बगैर कहे सब कह रही थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें।